मार्केट में इस समय जो मूव चल रहे हैं, उनको कैसे पढ़ा जाए? जो कल मार्केट में करेक्शन आई, जो कल एक थोड़ा-सा स्केयर आया मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में, उसमें काफ़ी हद तक मार्केट में जो एम्फी का एक लेटर था, जो सेबी की क कुछ कंसर्न्स शायद जताई गई हैं, उस पर भी था। इन सब पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ कोटक एएमसी के एमडी एंड सीईओ नीलेश शाह जुड़ गए हैं। कैपिटल मार्केट में 3 दशकों से ज़्यादा का अनुभव रखने वाले नीलेश भाई को बाजार की हर कॉम्प्लेक्स चीज़, चाहे वो बॉन्ड मार्केट हो, चाहे इक्विटी मार्केट हो और मार्केट के अलावा बड़ी सहजता से क्रिकेट, फिल्म जगत, इन सब की अच्छी जानकारी है और इन सब को वो अच्छे से मिक्स करना भी जानते हैं। म्यूचुअल फंड हाउस की लीडरशिप रोल में भी रहे हैं, सेल साइड में भी नीलेश भाई रह चुके हैं और अगर आप ट्विटर पर जाएंगे तो वो खुद को स्टूडेंट ऑफ द मार्केट कहते हैं। लेकिन नीलेश जी उन चंद लोगों में से हैं जो मार्केट्स की काफ़ी गहरी समझ रखते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस समय मार्केट में क्या करना है। नीलेश भाई, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग और सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अनुज भाई फॉर दोस काइंड वर्ड्स ऑफ इंट्रोडक्शन। ओके नीलेश भाई, देखिए सबसे पहले तो ऑब्वियसली जो सबसे हॉट टॉपिक है उसी की बात करेंगे। कल एक रिपोर्ट आई थी कि एमफी ने लिखा है म्यूचुअल फंड्स को, कुछ सेबी की कंसर्न्स हैं मिड और स्मॉल कैप स्पेस को लेकर और शायद एक लिमिट करने को कहा गया है स्मॉल कैप और मिड कैप फ्लोस को। क्या ये सही है और आप कैसे देखते हैं इसको? डेफिनेटली अनुज भाई, कुछ म्यूचुअल फंड हाउस इंक्लूडिंग कोटक म्यूचुअल फंड ने ऑलरेडी पहल कर दी थी कि हम स्मॉल कैप फंड्स में जो पैसा आ रहा है वो सही तरीके से लाए। पिछले 1, 2, 3 साल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो परफॉर्मेंस देख के निवेश करने वाले लोगों की कमी नहीं है देश में। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि जब आप निवेश करें तो फ्यूचर में क्या रिटर्न आएगा उसकी पोटेंशियल पे निवेश करिए, नहीं कि पास्ट परफॉर्मेंस देख के निवेश करिए। हमें इस वक्त लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए और कुछ हद तक एवरेजिंग करता हुआ पैसा चाहिए। इसीलिए हमने एसआईपी के ऊपर 25,000 रुपए की कैप लगाई है प्रति पर्सन प्रति माह, एंड एसटीपी के ऊपर 2 लाख रुपए की कैप लगाई है। कोशिश यही है कि जो भी पैसा इस वक्त मार्केट में आए, स्पेशली स्मॉल कैप में, वो लंबी अवधि का हो और सही नजरिए से आए। में एक लेकिन क्रिटिसिज्म ये होगा कि ये तो फंड मैनेजर का फिर काम होना चाहिए कि हर मार्केट में रिस्क मैनेज किया जाए और मतलब फंड्स को लिमिट ना किया जाए। अब रिटेल का इतना पैसा आ रहा है और अगर रिटेल को अब लग गया है कि मार्केट में पैसा बनना है, तो रिटेल तो ये कहेगा ना कि ये तो मेरा काम नहीं है, ये तो फंड मैनेजर का काम होना चाहिए। अनडाउटेबली अनुज भाई, रिटेल जरूर ये कह सकता है ये फंड मैनेजर का काम है, और हमारे पास अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट है जहां पे वो काम हम बखूबी कर रहे हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड है, इक्विटी सेविंग स्कीम है, या असेट अलोकेशन फंड है। वहां पे आज हम अपनी तरफ से अलोकेशन कर रहे हैं। बट जब आप स्मॉल कैप फंड में निवेश करते हैं तो अलोकेशन आपका डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर या आप खुद कर रहे हैं। कोशिश यहाँ पे यही है कि भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पे हमें कोई संदेह नहीं है। हमें जो पैसा चाहिए वो लंबी अवधि के लिए चाहिए। मैं टेस्ट मैच खेल रहा हूँ और आप मुझे T20 की तरह इवेल्युएट करेंगे तो हो सकता है वो चौके छक्के हम नहीं लगा पाए जिसकी आप उम्मीद करके आए हैं। यह टेस्ट मैच है, T20 नहीं है। समय दीजिए, रिटर्न जरूर बनेगा। तो इस समय फिर क्योंकि बहुत पैसा बना है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में, पिछले 2-3 दिन में कुछ वार्निंग साइंस मिले भी हैं और ऑब्वियसली जैसा आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा मतलब सेबी को भी लग रहा है कि शायद थोड़ा फ्रॉथ है यहाँ पर मिड और स्मॉल कैप्स में। तो क्या इस समय कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए इस स्पेस में या फिर जो इन्वेस्टेड है उसमें इन्वेस्टेड रहें, भले ही फ्रेश पैसा ना डालें? सो अनुज भाई, जो आपके लिए सही है वो शायद मेरे लिए सही नहीं हो, बिकॉज मेरी और आपकी फितरत अलग अलग हो सकती है। वो सारे निवेशक जो स्मॉल कैप पोर्टफोलियोज में, मिड कैप पोर्टफोलियोज में अपनी रिस्क प्रोफाइल से ज्यादा निवेश करके बैठे हैं, उन्हें मैं जरूर कहूंगा कि थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए। एक झटके में मत करिए, पर धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुक करिए। वो निवेशक जो पिछले साल का परफॉर्मेंस देख के निवेश कर रहे हैं,
उन्हें यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लंबी अवधि के लिए निवेश करिए, रिटर्न की एक्सपेक्टेशन पिछले साल की जैसे मत रखिए, और थोड़ा अगर एवरेजिंग कर सके, सारा पैसा एक साथ लगाने की जगह पे नेक्स्ट 6 महीनों में इंस्टॉलमेंट में लगाए तो आपके लिए अच्छा होगा। लॉन्ग टर्म में अगेन रिपीट करता हूं, हमें कोई संदेह नहीं है भारत की ग्रोथ स्टोरी के ऊपर, बट कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों का निवेश, लोगों की एंट्री अच्छी तरह से हो। कई बार अनुज भाई जब छोटे थे तो देखते थे, अगर फिल्म की एंट्री अच्छी हो तो फिल्म धड़ल्ले से चल जाती थी। हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टर का एंट्री पे एक्सपीरियंस अच्छा रहे, एवरेजिंग करके आए, सही मायने रख के आए, सही नजरिया रख के आए और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। लेकिन नीलेश भाई, मतलब क्या मार्केट अब मिड कैप और स्मॉल कैप में वाकई में इतना ज़्यादा फ्रॉथी हो चुका है कि थोड़ा डर लग रहा है? क्योंकि मतलब जब इस तरीके के स्टेप्स आते हैं तो क्या हम स्टेज पर पहुंच गए हैं कि फंड मैनेजर्स के पास उतने स्टॉक्स ही नहीं है जहां पर वो इन्वेस्ट कर सकें? अनुज भाई, जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं पानी गहरा होता जाता है, डार्क होता जाता है। कुछ वैसा ही हमारी मार्केट में इस वक्त देख रहे हैं। नॉर्मली लार्ज कैप बिजनेसेस में वैल्यूएशन ज्यादा रहता है बिकॉज वहां पे प्रिडिक्टेबिलिटी है। हम लंबी अवधि के लिए जब निवेश करते हैं तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो देखते हैं। बड़ा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, लार्ज कैप कंपनी हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी अनुमान थोड़ा लंबे समय के लिए कर सकते हैं। जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे कितनी कंपनीज रहेगी कितनी नहीं रहेगी उसका अनुमान लगाना मुश्किल होता जाता है। एंड इसीलिए लार्ज कैप के वैल्यूएशन स्मॉल एंड मिड कैप से ऊपर रहते हैं, माइक्रो कैप मिनी कैप से ऊपर रहते हैं। जनरली जो कर्व होता है वो ऐसे होता है, लार्ज कैप ऊपर वैल्यूएशन, माइक्रो कैप मिनी कैप लोअर वैल्यूएशन। आज का ऐसा हो गया है, लार्ज कैप का वैल्यूएशन नीचे है, उसके ऊपर मिड कैप है, उसके ऊपर स्मॉल कैप है, उसके ऊपर माइक्रो कैप है, उसके ऊपर मिनी कैप है, और उसके आगे फ्रेम के बाहर एसएमई एक्सचेंज है। जब इस प्रकार का वैल्यूएशन हो तो डेफिनेटली निवेशकों को थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है, थोड़ा प्रॉफिट बुक करना जरूरी है, स्मॉल कैप में, माइक्रो कैप में, मिनी कैप में और एसएमई एक्सचेंज में। नीलेश भाई, आपने बाइट ऑफ द डे दे दी वैसे मेरे को, बिल्कुल सही। मतलब नॉर्मली इसका उल्टा होना चाहिए, लेकिन आप बोल रहे हैं कि एकदम कंप्लीटली मार्केट में इस समय रिवर्स चल रहा है। जो सी ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट पे उसको सबसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, जो ए प्लस ग्रेड पर है उसको शायद सबसे कम पैसा मिल रहा है आज की डेट में। तो अभी कंफर्ट फिर लार्ज कैप में है? लार्ज कैप में अभी भी आप अच्छे मौके हैं? आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से भी ग्रो करेगा लार्ज कैप्स में? डेफिनेटली अनुज भाई, लार्ज कैप और लार्जर मिड कैप में वैल्यूएशन की कंफर्ट ज्यादा है। लार्ज कैप अपने हिस्टोरिकल एवरेज वैल्यूएशन के आसपास ट्रेड हो रहा है, तकरीबन 6% प्रीमियम है, जो भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी देखते हुए शायद जस्टिफाइबल है। तो उसे हम ग्रीन सिग्नल कहते हैं, ट्रैफिक लाइट का। आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं बेझिझक। जो मिड कैप है वहां पे जो प्रीमियम है वो तकरीबन 20% है अपनी हिस्टोरिकल एवरेज के ऊपर, बट इस वक्त उनकी अर्निंग्स ग्रोथ भी ज्यादा है, तो उसे हम अंबर लाइट कहते हैं। निवेश करिए बट थोड़ा सोच समझ के करिए, थोड़ा आसपास क्या हो रहा है उसको देख के करिए। और जो स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है, मिनी कैप है, सेमी एक्सचेंज है, वहां पे रेड सिग्नल जैसा दिख रहा है। एसएमई एक्सचेंज लार्ज कैप से 2.5 से 3 गुना वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहे हैं। स्मॉल कैप अपने हिस्टोरिकल एवरेज वैल्यूएशन से तकरीबन 40% प्रीमियम पे ट्रेड हो रहे हैं। और इन सारी जगह पे एक चीज देखने को मिल रही है कि जिस जिस काउंटर में फ्लोटिंग स्टॉक कम है वहां पे वैल्यूएशन काफी ऊपर पहुंच गई है, काफी ज्यादा हो गई है। अब इस एक्सपेक्टेशन पे डिलीवरी कराना मुश्किल है। एक तरीके से कह सकते हैं यशस्वी जायसवाल ने पिछले कुछ दिनों में 2 डबल सेंचुरी मारी। अब मार्केट यशस्वी जायसवाल से ये उम्मीद कर रहा है आने वाले कुछ दिनों में वो ट्रिपल सेंचुरी मार देंगे। वो बहुत अच्छे बैट्समैन है, लॉन्ग टर्म में वो बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन ये उम्मीद रखना कि आने वाले कुछ दिनों में वो ट्रिपल सेंचुरी मार दे, वो थोड़ी ज्यादती हो जाएगी।
अच्छा, एक बार निफ्टी बैंक स्क्रीन पे लेके आइएगा। मार्केट्स एट डे लो। नीलेश जी कह रहे हैं कि प्रॉफिट्स को धीरे धीरे बुक करिए, सारा एक मुश्त बुक नहीं करना है। बात करते करते मार्केट ने क्या गजब स्लाइड लिया डे लो पर 21886। अच्छा नीलेश जी, सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल इस अर्निंग सीजन के बाद बाजार किसी स्पेस पे नज़र आया और एक तुलना कर बैठा, वो था बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स वर्सेस पीएसयू बैंक्स। इस बार के नंबर्स वहाँ आपने कैसे रीड किए, और जो ये प्राइवेट बैंक्स हैं इस प्राइस पे, इस प्राइस डैमेज के बाद, मैं एग्जैक्टली स्टॉक पे नहीं आना चाहूँगा, वो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा भी नहीं, आपने कैसे रीड किया इस अर्निंग सीजन को? सुवीरेन भाई, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में क्रेडिट डिपॉजिट रेशो ज्यादा है। आरबीआई क्रेडिट डिपॉजिट रेशो कम करने की बात कर रही है, तो जाहिर है कि उनकी क्रेडिट ग्रोथ जो इंडस्ट्री से ऊपर रहती थी, शायद इंडस्ट्री के आसपास रहे या नीचे रहे। दूसरी चीज, आजकल लिक्विडिटी काफी टाइट है, इस वजह से डिपॉजिट रेट बढ़े हैं, और जिन बैंक्स की डिपॉजिट फ्रेंचाइजी अच्छी है उनको फायदा रहेगा। जाहिर है पीएसयू बैंक की डिपॉजिट फ्रेंचाइजी प्राइवेट सेक्टर बैंक से बहुत अच्छी है, वो देश के कोने कोने में फैले हुए हैं। एक बात जो डिपॉजिट के आपको एडवांटेज है, दूसरी बात जो क्रेडिट साइड पे एडवांटेज है, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स उतनी तेज गति से लेंडिंग नहीं कर पाएंगे अगर उन्हें अपना सीडी रेशो कम करना है। और एक जो बड़ा एडवांटेज प्राइवेट सेक्टर बैंक को मिलता था कि उनकी बैलेंस शीट रिलायबल थी, एनपीएस नंबर आप बिलीव कर सकते थे, जबकि पीएसयू बैंक्स में कई बार संदेह होता था। आज पिछले कुछ सालों की क्लीनिंग अप की वजह से वो डाउट एकदम खत्म हो चुका है। एनपीएस कंट्रोल में है, डिपॉजिट ग्रोथ पीएसयू बैंक में अच्छा रहेगा, लो कॉस्ट डिपॉजिट बेस उनके पास बड़ा है, एंड क्रेडिट साइड के ऊपर कंपटीशन कम हो रहा है। ये सारी चीजों मिला के देखे तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थोड़े अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, पीएसयू बैंक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। धीरे धीरे पीएसयू बैंक में भी सप्लाई बढ़ रहा है, बैंक्स इस मौके का फायदा उठा के कैपिटल रेज कर रहे हैं, अपनी कैपिटल एडिक्वेसी बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे ये सप्लाई आता रहेगा पीएसयू बैंक से, वैसे वैसे पीएसयू बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स के परफॉर्मेंस का जो गैप है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। वाकई। अच्छा, अब आते हैं एक और स्पेस पे जो इस अर्निंग सीजन के दौरान ही दुविधा आई नीलेश जी, बहुत बड़ी फिनटेक कंपनियां, इनकी कार्य प्रणाली, इनके कॉम्प्लायंस इश्यूज को लेकर जो ये बड़ी घटना घटी है, इसके बाद आपका इन कंपनियों पर व्यू क्या है इस वक्त? कुछ अच्छे प्राइस परफॉर्मर भी हैं और कहीं पर आपकी वेल्थ ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 75% उड़ गई। आप लोगों ने क्या व्यू लिया इस स्पेस पे? सुवीरेन भाई, एक मतलब कहते हैं जिस पिच पे सबसे अच्छा खिलाड़ी खेल नहीं पाए, वहां पे अगर आप खेलने जाए तो सोच समझ के खेलिए। अब वॉरेन बफे दुनिया के सबसे अच्छे निवेशक में गिने जाते हैं, इस पिच पे उनकी विकेट तो खस्ता हो गई। तो अगर आप उस पिच पे खेलने जा रहे हैं जहां पे वॉरेन बफे नहीं खेल पाया, तो आपको बहुत संभल संभल के कदम रखने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से फिनटेक टॉप डाउन सेक्टर नहीं है, बॉटम अप सेक्टर है। कुछ फिनटेक पैसे जला के बिजनेस जनरेट करते हैं, कुछ लोग सही तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पैसे बना रहे हैं। एक बार जो स्टॉक ब्रोकिंग में देखे तो एक कंपनी इस साल शायद 5,000 करोड़ का प्रॉफिट कर देगी, दूसरी बाजू कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो शायद 500,000 करोड़ का लॉस कर देगी। तो फिनटेक को टॉप डाउन सेक्टर मत देखिए। जिस पिच पे वॉरेन बफेट की विकेट आउट हो गई बहुत कम रन में, वहां पे आपको अगर खेलना है तो बहुत संभल संभल के खेलना पड़ेगा। नीलेश भाई, आज ब्रेकफास्ट में क्या किया आपने? बहुत आज मूड में है एकदम। अनुज भाई गुजराती भाई है, तो खाने पीने के मामले में हम पीछे तो कभी रहते नहीं, बट मुझे आपको फॉलो करना है, आपकी तरफ फिट होना है। अरे आप नीलेश, कुछ सलाह दीजिए। नहीं नीलेश भाई, आप तो खैर बहुत फिट हैं और शुरू से फिट रहे हैं, और खैर फिट है। फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, वेल्थ फिटनेस सब है आपके पास। नहीं, मैं एक्चुअली पता क्या, मैं आपने जो बात बोली थी ना वो पेटीएम पे, मुझे क्योंकि मैंने एक करीब 3-4 महीने पहले वो रील बनाई थी जब वो हुआ था, तो अब इसमें इशू क्या है ना, 600 करोड़ का लॉस किया वॉरेन बफे ने। अब वॉरेन बफे के लिए 600 करोड़ का लॉस भी उनको शायद पता भी नहीं होगा कि उनका 600 करोड़ का लॉस हो गया, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ पे तो ऑब्वियसली वो 6,000 रुपये भी अगर किसी के ट्रेड में चले जाएं तो वो दुख होता है उनको।
तो वो कैपेसिटी अपनी अपनी होती है। तो वॉरेन बफेट ले सकते हैं 600 करोड़ का लॉस, यहाँ पे हमारे शायद ट्रेडर भाई बंधु शायद ना ले पाए। खैर एनीवे, नीलेश भाई, कल मीडिया स्पेस में बड़ी डील हुई। आपने वो डील ऑब्वियसली पढ़ी होगी, आप स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट नहीं करेंगे मैं जानता हूं, लेकिन कैसे पढ़ा आपने इस बड़ी डील को रिलायंस और डिज्नी के बीच में? एक चीज अनुज भाई, जो कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूं कि हमारी मीडिया हमारे हाथ में होनी चाहिए। विदेशी हाथ में रहेंगे तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि विदेशी हाथ में जो मीडिया है वो अपना दुरुपयोग करती है, बट एक पोटेंशियल रिस्क है। तो इस प्रकार से जब लोकल एंटरप्रेन्योर्स, लोकल बिजनेसमैन, लोकल इन्वेस्टर्स मीडिया को ओन करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरी चीज, यहाँ पे टाइमिंग देखिए, जब डिज्नी ने स्टार टीवी खरीदा था तब उसकी वैल्यूएशन तकरीबन $15 बिलियन के आसपास थी। आज वो तकरीबन $3-4 बिलियन के आसपास रह गई है। सो टाइमिंग इज एवरीथिंग। उन्होंने असेट महंगी खरीदी, उनका अनुभव उतना अच्छा नहीं रहा। आज वही एसेट लोकल बिजनेस सस्ते में खरीद रहे हैं, हो सकता है उनका अनुभव बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी चीज, जब किसी क्षेत्र में कंसोलिडेशन होता है तो थोड़ी स्पर्धा कम होती है। पैसे जला के बिजनेस लाने की जगह पे पैसे बनाने के बिजनेस ग्रो करने की तरकीबें की जाएगी। तो मेरे हिसाब से दिस डील विल बिकम अ कैटलिस्ट फॉर मीडिया सेक्टर। उसका वैल्यूएशन कहीं पे बॉटम हो जाएगा। आज की तारीख में मीडिया सेक्टर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल मार्केट कैप बहुत ही कम रह गया है, एंड भविष्य में मीडिया क्षेत्र अच्छा करेगा ऐसा लगता है। नहीं, दूसरी बाइट दे दी मुझे, 2 बाइट्स दे दी आपने। आज एक मीडिया सेक्टर में बॉटम बनने की तैयारी हो रही है और इंडियन मीडिया को शायद इंडियन से कंट्रोल करें, और अगर मीडिया में बॉटम बनेगा तो खैर हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, बीरू के लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए। तो नीलेश भाई, कोई और इंटरेस्टिंग थीम जो इस समय आपको पसंद आ रही है मार्केट में? अनुज भाई, ये पिच है जहां पे संभल संभल के खेलना चाहिए। अच्छी कंपनी में निवेश करिए, ऐसी कंपनी में निवेश करिए जहां पे फ्लोटिंग स्टॉक रीजनेबल है और प्राइस की डिस्कवरी मार्केट फोर्सेस से हो रही है। उस कंपनी में मत जाइए जहां पे फ्लोटिंग स्टॉक कम है और उसकी वजह से भाव बढ़ रहे हैं। वैल्यूएशन पे ध्यान दीजिए। एक बहुत अच्छी तरह से चलने वाले पीएसयू स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर्स आर मोर देन वन लॉन्ग टर्म ब्लू चिप कंपाउंडर पेंट कंपनी। नाउ ऑब्वियसली ये सब चीज जब देखते हैं तो कभी कभी डर लगता है कि कहीं मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हो रहा। जो मंझे खिलाड़ी थे उन्होंने भाव ऊपर कर दिए और उस मोमेंटम के तहत रिटेल इन्वेस्टर अब कूद रहे हैं और उन मंझे खिलाड़ी को एग्जिट दे रहे हैं। तो थोड़ी सावधानी बरतिए। भारत की लॉन्ग टर्म स्टोरी बहुत अच्छी है। आप लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे जरूर पैसा बनेगा, बट मोमेंटम पे नहीं, क्वालिटी पे विश्वास करिए। ओके अच्छा नीलेश जी, एक आखिरी पॉसिबली सेक्टर पूछूंगा आपसे, ऑटो। आई मीन रोज़ बरोज़ हम बात करें टाटा मोटर्स को लेके, M&M, बजाज ऑटो ऑल टाइम हाई, आयशर। अब आप देखिए ना, ये हम मंथली सेल्स फिगर देखिए, और आई मीन 2021 में मेरे ख्याल से फोर्ड एग्जिट कर गए थे इंडिया, और अब वो फिर री एंटर कर रहे हैं। रिपोर्ट सजेस्ट यही कर रही हैं। ऑटो में क्या प्रॉफिट्स को बुक करना चाहिए, मतलब इतने बड़े मूव के बाद, या फिर आपको लगता है कि नहीं भी पैसा और बनेगा इसमें? वीरेंद्र भाई, शॉर्ट टर्म में तो आपने संभव कर ही लिया है कि जो लोग भारत छोड़ के गए थे वो भी अब वापस घूम रहे हैं। कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर लौट आए, तो उसे भूला नहीं कहते। एंड आई एम श्योर जो आ रहे हैं वापस वो अपने पुराने अनुभव में से कुछ सीख लेंगे। हमने ये गॉसिप सुनी थी, कितना सच है कितना झूठ है क्या पता, बट जब उन्होंने भारत में पहली गाड़ी लॉन्च की थी तो वो अपने काफिले की सबसे अधिक बिकने वाली गाड़ी लॉन्च की थी। उस गाड़ी को जब उन्होंने बनाया था तो दुनिया भर के कंज्यूमर्स का फीडबैक लिया था, ज्यादातर वेस्टर्न वर्ल्ड के, और उनकी सहूलियत के अनुसार उन्होंने वो गाड़ी बनाई और वो बहुत अच्छी चली। जब भारत में उसे लॉन्च किया गया
तो गाड़ी टोटल फेलियर हो गई, बिकॉज उसमें ग्राउंड क्लियरेंस कम था और उस समय भारत के रोड पे खड्डे बहुत होते थे, तो ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से वहां पे चलाना मुश्किल हो गया था। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट हो, जरूरी ये नहीं है कि भारत में वो चले। आपको भारत में बिकने वाला, भारत की सुविधा के अनुसार का प्रोडक्ट बना के बेचना पड़ेगा। जो मारुति सुजुकी एडवर्टाइजमेंट कहती है कितना देगी, वो हमेशा याद रखिए। दूसरी चीज वीरेंद्र भाई, जो लॉन्ग टर्म के लिए है, आज की तारीख में कुछ कूटे बन गए हैं ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर में। कुछ इलेक्ट्रिक की गाड़ी पकड़ के बैठे हैं, कुछ हाइड्रोजन की गाड़ी पकड़ के बैठे हैं, कुछ हाइब्रिड की गाड़ी पकड़ के बैठे हैं। इसमें से कौन सी टेक्नोलॉजी कारगर होगी मुझे नहीं पता। हाइंडसाइट हमें बताएगी कि अरे हाइड्रोजन वाली गाड़ी पकड़नी थी या इलेक्ट्रिक वाली पकड़नी थी या हाइब्रिड वाली पकड़नी थी। सो इस वक्त प्रॉफिट एंड वॉल्यूम ग्रोथ शॉर्ट टर्म में आता दिखता है बिकॉज डिमांड है, बट जो लॉन्ग टर्म रेटिंग होगी, वैल्यूएशन होगा ऑटो कंपनी का, कौन सी गाड़ी उन्होंने पकड़ी और वो सही है कि नहीं, उसके ऊपर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे अब डाउट आने लगा है। एप्पल जैसी कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल से पीछे हटे हैं। शायद हाइड्रोजन फ्यूचर होगा, शायद हाइब्रिड होगा, शायद इलेक्ट्रिक होगा। तो इस चीज को मद्देनजर रखते ऑटो कंपनीज के वैल्यूएशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। नीलेश भाई, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। और वैसे तो हर बार आता है, लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही आप फॉर्म में थे। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू अनुज भाई। ओके।